नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, एनएचपीसी में जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में 6 अप्रैल के दिन, तो उसमें मैकेनिकल के पेपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी देखिए कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लक्षद्वीप जो है वो आपको किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि लक्षद्वीप जो यहाँ पर आइलैंड है अपना भारत का, वो इस तरह से अगर मैप बनाएंगे तो अरब सागर में यहाँ पर स्थित लक्षद्वीप वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि किस उच्च न्यायालय के जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखिए भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या भारत में इतने ही हाई कोर्ट हैं? नहीं, भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। तो क्या सभी के पास है? तो नहीं, सभी के पास नहीं है। तो इसमें से आपको ध्यान रख लेना है कि जो लक्षद्वीप है वो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसको करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए जो दादर नगर हवेली और दमन दीव जो यहाँ पर आपको यूटी है, वो बम्बई जो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार अगर जो बंगाल की खाड़ी में है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो पुडुचेरी है, यानी कि पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, वो मद्रास हाई कोर्ट के जो है ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो इस तरह से लक्षद्वीप इज अंडर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ केरल। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और जो नवीनतम जो हाई कोर्ट है वो अमरावती हाई कोर्ट है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो अधिनियम है, राष्ट्रीय जो हरित अधिकरण यानी कि प्राधिकरण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 2010 में इसको लागू किया गया था। करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब यानी कि 18 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को जो है एनजीटी जो है एक्ट लाया गया था, यानी कि इसको लागू किया गया था। और एक्ट था 2010 का, यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का था। इसको ध्यान रख लीजिएगा। और अभी इसके चेयरपर्सन है आदर्श कुमार गोयल। तो अभी इसके चेयरपर्सन है आदर्श कुमार गोयल। और इसको एक्ट एनजीटी एक्ट यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 का है और लागू 18 अक्टूबर 2010 को लागू किया गया था। करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, 2010 का। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चौथा मैसूर युद्ध जो हुआ था वो जनरल जो है मॉर्निंगटन के नेतृत्व में और जो है किनके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो देखिए चौथा मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन के नेतृत्व में जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, टिप्पू सुल्तान इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि चौथा जो यहाँ पर मैसूर युद्ध लड़ा गया था वो दोस्तों 1798 से 99 के बीच में लड़ा गया। 1798 से 99 के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि यहीं पर जो है श्रीरंगपट्टनम की यहाँ पर जो है रक्षा करते हुए टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजों सेना के विरुद्ध थे लॉर्ड ब्लेजली। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, टिप्पू सुल्तान होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओपन मार्केट क्रिएशंस का एक प्रकार है। तो ओपन मार्केट क्रिएशंस का एक प्रकार कौन सा है इसमें, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें विस्तारवादी यानी कि एक्सपेंसरी जो इसका है, करेक्ट उत्तर इसका सही होगा। एक्सपेंशनरी जो है यहाँ पर यानी कि विस्तारवादी इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। तो इसमें देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि परचेस एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो परचेस एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है ओपन मार्केट क्रिएशंस में। और इसमें जो है विस्तारवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसी का एक प्रकार है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रशासित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की है। तो देखिए व्यापारिक उद्देश्य यानी कि अगर जो है ट्रेड से रिलेटेड अगर जो एक अपना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि विश्व
जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो विश्व व्यापार संगठन, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए इसका गठन 1 जनवरी 1995 को किया गया था, 1 जनवरी 1995 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके देखिए डायरेक्टर जनरल कई बार पूछे जाते हैं, तो नाकोजी ओकोंजा इवेला जो है इथोपिया के हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए WTO में अभी 164 मेंबर हैं, तो 164 मेंबर अभी हैं। और नाकोजी ओकुंजा इवेला जो कि इथोपिया के हैं, ये फर्स्ट लेडी हैं, तो इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इन्होंने जो है गैट को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको जो है रिप्लेस किया था, उसके बाद जो है WTO बना था। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई, उसके बाद कोल्हापुर की लड़ाई, पवन खिंड की लड़ाई, तो ध्यान रखिएगा पवन खिंड की लड़ाई और विशालगढ़ की लड़ाई निम्नलिखित में से किस राजवंश का संदर्भ है। तो दोस्तों ये मराठा जो है वंश का संदर्भ है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि मराठा जो वंश था वो 1674 से लेके 1600 यानी कि 1818 तक रहा था। और इसके फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मराठा वंश के जो है फाउंडर थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको 1818 में एंड हो गया मराठा वंश, जब यहाँ पर पेशवा बाजीराव सेकंड जो है हार गए थे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। ये जितने भी लड़ाई मैंने बताया, प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, पवन खिंड की लड़ाई और विशालगढ़ की लड़ाई, ये जो है मराठा वंश से संबंधित है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक है द मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, तो इसके जो है पुस्तक के लेखक यानी कि लिखा किसने है, तो जिम कॉर्बेट ने लिखा है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो जिम कॉर्बेट यहाँ पर जो है, तो इनका लास्ट बुक था ट्री टॉप्स इनका लास्ट बुक था। और इन्हीं के नाम पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में जो है, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, जिसको अब रामगंगा नेशनल पार्क जो है बोला जाने लगा है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो द मैन ईटर्स ऑफ कुमाई जिम कॉर्बेट की पुस्तक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो देखिए पंचायती राज, तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो 1959 ईस्वी में, यानी कि 1959 में इसको जो है शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर के दिन। 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो त्रिस्तरीय जो इसकी शुरुआत जो है 1959 में किया गया था। और इसके देखिए संवैधानिक जो है दर्जा इसको दिया गया 73वें संविधान संशोधन और 74वें जो है संविधान संशोधन, 73वां और 74th यानी कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था और ये शहरी क्षेत्रों के लिए था, यानी कि म्यूनसिपैलिटी के लिए था, इसको जरूर ध्यान रख दीजिएगा। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें क्या क्या है, तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, उसके बाद जिला परिषद। तो यही त्रिस्तरीय जो है, यानी कि नीचे वाला ग्राम पंचायत होगा, फिर पंचायत समिति होगा और फिर जिला परिषद होगा। यही त्रिस्तरीय जो योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 के दिन हुआ था। तो इसको और एक समिति पूछा जाता है, तो बलवंत राय मेहता जो है समिति जो है जो त्रिस्तरीय पंचायत से रिलेटेड है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आधिकारिक राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1923 ईस्वी में हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। और एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एशियाई खेल 1951 से शुरू हुआ और यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 1930 से हुआ था। तो 1930 में जो है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, तो हैमिल्टन कनाडा से शुरू हुआ था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 22वें जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम यूके में हुआ है, तो इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और क्या बता सकते हैं कि 2026 का जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होने वाला है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेल्टर बेल्ट का संदर्भ क्या है। तो देखिए शेल्टर बेल्ट यानी कि शेल्टर बेल्ट इज रेफरेंस टू, शेल्टर बेल्ट का संबंध जो है किससे है, तो प्लांटिंग जो है यहाँ पर प्लांटिंग लाइन ऑफ द ट्रीज, यानी कि वृक्षों की पंक्तियाँ लगाना जो है इससे संबंधित है शेल्टर बेल्ट। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, प्राकृतिक और प्रेरित। निम्नलिखित में से कौन प्रेरित जो है जनसंख्या वृद्धि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल इसका जो है यानी कि लोगों का अंदर और बाहर जाना जो है इसका सही उत्तर ये सही होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या वृद्धि के प्रेरित जो है घटक हैं वो लोगों का अंदर और बाहर जाना जो है ये सबसे सटीक जो है व्याख्या करता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महिला वर्ग में मोटर स्पोर्ट्स FIM मोटर स्पोर्ट्स FIN वर्ल्ड कप जो हुआ था यानी कि विश्व कप हुआ था उसमें खिताब जीतने वाली जो है पहली भारतीय जो है कौन थी? तो दोस्तों पहली भारतीय की बात करते हैं तो ऐश्वर्या पिस्से इसका सही उत्तर होगा, जो कि बेंगलुरु की है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। ऐश्वर्या पिस्से जो कहाँ की है? तो बेंगलुरु की है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु की है। तो ऐश्वर्या पिस्से इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर मोटर स्पोर्ट्स FIM वर्ल्ड कप में जो यहाँ पर विमेंस कैटेगरी में इन्होंने टाइटल जीता था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में VAR का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए VAR, तो यहाँ पर जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर के पास हम भेजते हैं जो भी निर्णय है होता है, तो फुटबॉल में VAR के पास भेजते हैं। तो VAR का फुल फॉर्म क्या है? तो वीडियो असिस्टेंट रेफरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो असिस्टेंस रेफरी इसका सही उत्तर होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए, वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR का जो है फुल फॉर्म है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। किस लिए? तो डिसीजन को रिव्यू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेले को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पुष्कर मेले जो है कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो राजस्थान में। तो यानी कि पुष्कर अजमेर राजस्थान में 5 दिन का जो है ये मेला लगता है कार्तिक महीने में। ध्यान रखिएगा कि पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर राजस्थान में 5 दिनों तक चलने वाला ये मेला है, जो कि कार्तिक महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि ऊँट मेले के नाम से जाना जाता है, यानी कि कैमल फेयर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है साइंटिफिक ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहली बार इसको 1958 में दिया गया था और CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, CSIR की स्थापना 1942 में, जबकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहली बार जो है 1958 ईस्वी में दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है जो लावा प्रवाह से बनी है? किससे बनी है? तो ध्यान रखिएगा कि लावा से बनी है, तो और अत्यधिक महीन यानी चिकनी मिट्टी से बनी है, और गर्म मौसम के दौरान जो है इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। तो काली मिट्टी इसका सही उत्तर होगा। तो यानी कि कपास उगाने के लिए काली मिट्टी इसका सही उत्तर होगा। इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं और इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर यानी कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है अवशोषित होती है? तो ध्यान रखिएगा, गैस पूछा जा रहा है और वो भी अवशोषित होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। किसके दौरान? यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अवशोषित होती है और प्लांट जो है कन्वर्ट करती है सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इसको ध्यान रखिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट कन्वर्ट करती है सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को जो है यहाँ पर जो है केमिकल ऊर्जा में जो है बदल देता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। उसके देखिए नाबार्ड क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका जो है फुल नाम है। तो नाबार्ड एक तरह से जो है आपको ध्यान रख लेना है, तो ये एक विकास बैंक है। तो ध्यान रखिएगा क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि विकास बैंक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको जो है के शिवरमन समिति के आधार पे जो है बनाया गया था। तो कमेटी का गठन 1979 में किया गया था। तो के शिवरमन, ध्यान रखिएगा, के शिवरमन समिति 1979 में गठित किया गया था। इन्हीं के अनुशंसा के आधार पे 12 जुलाई 1982 को बना था। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। तो नाबार्ड इसका जो है फुल नाम मैंने बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु की जड़ता को उसके किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए जड़ता यानी कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स, तो किसके द्वारा, तो मास के द्वारा यानी कि द्रव्यमान के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, ना कि किसी वस्तु की जड़ता को उसके जो है द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामस्तकाभिषेक का तात्पर्य क्या है। महामस्तकाभिषेक, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जैन प्रतिमाओं का अभिषेक बड़े पैमाने पर हुआ है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, यानी कि जैन प्रतिमाओं का अभिषेक बड़े पैमाने पर हुआ है, यानी कि एनवाइंटमेंट ऑफ द जैन इमेजेस हेल्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए रजत पदक जीता था। तो भारत ने यहाँ पर 2 रजत पदक जीता था। एक जो है रवि कुमार दहिया, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि कुश्ती में जीते थे, यानी कि रेसलिंग में। और कौन से भार वर्ग था, तो 57 केजी। तो 57 केजी भार वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता में रवि कुमार दहिया ने जो है रजत पदक जीते थे। और दूसरा जो रजत पदक था वो मीराबाई चानू के द्वारा जो है वेट लिफ्टिंग में जीता गया था 49 केजी कैटेगरी में, तो यानी कि भारोत्तोलन में। और एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 7 अगस्त को दिन जो है भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता गया था। तो इस तरह से, और 87-58, तो ध्यान रखिएगा 87.58 जो है मीटर की दूरी उन्होंने फेंकी थी। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में भी हम लोग मनाने लगे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र का सबसे उथला हिस्सा कौन सा है जो औसत ढाल जो है 1 डिग्री या उससे भी कम दिखता है और यह आमतौर पर बहुत तीव्र ढलान पर समाप्त होता है। तो देखिए समुद्र का सबसे उथला हिस्सा पूछा जा रहा है, यानी कि सैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, जो कि एवरेज ग्रेडियंट इसका 1 डिग्री है, यानी कि औसत ढाल इसका 1 डिग्री ही है और इवन उससे कम भी है। और यह आमतौर पर बहुत तीव्र ढलान यानी कि टिपिकली इन सच वेरी स्टीप स्लोप, तो इसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है कंटिनेंटल शेल्फ, यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ इसको बोला जाता है। तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी की जयंती को किस प्रकार मनाने का निर्णय किया है। तो देखिए ईवी रामास्वामी पेरियार, इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी पेरियार। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो इनको जो है थन थाई पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जो है ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय दिवस के रूप में 17 सितंबर के दिन, तो 17 सितंबर के दिन तमिलनाडु सरकार ने निर्णय किया है कि सामाजिक न्याय दिवस यानी कि सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाएंगे। तो किनके, तो ध्यान रखिएगा ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्म दिवस के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के समय लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध था। तो कौन सा सम्राट अशोक, ध्यान रखिएगा सम्राट अशोक के जो है यहाँ पर समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़ा गया था वो था कलिंग का युद्ध। ध्यान रखिएगा कलिंग का युद्ध इसका सही उत्तर होगा, जो कि 262 से लेकर 261 बीसी में लड़ा गया था। और जो है ये लड़ाई जीतने के बाद जो है बुद्ध धर्म को यहाँ पर अपना लिए थे अशोक ने। और इसका जिक्र जो है 13वें शिलालेख यानी कि 13th शिलालेख पे जो है इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि कलिंग विजय का जिक्र जो है 13वें शिलालेख पर मेंशन किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए यहाँ पर बैटल ऑफ पुल्लालूर, तो बैटल ऑफ पुल्लुलूर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो तमिलनाडु में लड़ा गया था 619 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर जीत हासिल की थी महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराकर। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर विजयी हुआ था महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराकर। उसके देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, तो ध्यान रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसमें अकबर जो है विजयी हुआ था और राणा ऑफ मेवाड़ यानी कि महाराणा प्रताप को इन्होंने जो है हरा दिया था। तो अकबर यहाँ पर विजयी हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में। और यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है लड़ा गया था 1526 में, जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विपरीत मिश्रण यानी कि मिक्सचर ऑफ अपोजिट के नाम से जो है यहाँ पर वर्णित किया है। तो दिल्ली के किस सुल्तान का जिक्र इसके रूप में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद तुगलक को। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, मोहम्मद तुगलक को। और एक्सट्रीमली हम्बल बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली अरोगेंट भी थे। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व एथलेटिक्स द्वारा वैश्विक विकास के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विश्व एथलेटिक्स के द्वारा जो है वैश्विक विकास के प्रमुख के रूप में जो है यहाँ पर लॉरेंट
बोकविलेट को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसका हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मोनाको में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं अभी ओम बिड़ला जी हैं, जो कि कोटा राजस्थान से जो है लोकसभा सांसद हैं। तो यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और अब फर्स्ट यहाँ पर जो है डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के, तो एम ए अयंगर थे। तो फर्स्ट डिप्टी लोकसभा के स्पीकर थे। तो ध्यान रखिएगा कि एम ए अयंगर जी थे, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो कुछ समय के बाद चालक गर्म हो जाता है, यानी कि हॉट हो जाता है, बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम्स एंड प्रोड्यूस हीट, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के कारण होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिए, यानी कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी के कारण होता है ऐसा, जो गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामनिया छाऊ नृत्य कौन सा नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा बामनिया छाऊ नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, यानी कि बामनिया छाऊ जो है वेस्ट बंगाल के द्वारा, यानी कि पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अब देखिए छाऊ का मतलब होता है छाया। ध्यान रखिएगा कि छाऊ का मतलब है छाया, यानी कि शैडो। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसको जो है ये एक क्या है, तो मास्क डांस के एक प्रकार है। मास्क डांस के यहाँ पर एक प्रकार है, यानी कि मुखौटा डांस है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए 1987 की बात की जा रही है। जो वर्ल्ड फूड जो है यहाँ पर प्राइज़ है, वर्ल्ड फूड प्राइज जो है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्राइज जो है सबसे पहले जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे एम एस स्वामीनाथन जी। तो करेक्ट उत्तर इनका बी सही होगा। तो देखिए एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग मानते हैं। और इनको जो है यहाँ पर जो है वर्ल्ड फूड प्राइज़ प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इनके द्वारा 1967-68 में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ प्राप्त करने वाले पहले जो है व्यक्ति थे एम एस स्वामीनाथन, पहले भारतीय थे, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो है वीडियो में इतना ही, क्योंकि 30 प्रश्न ही पूछे गए थे एनएचपीसी जेईई के एग्ज़ाम में। तो और भी पेपर बचे हुए हैं सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।